ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, चलिए इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। पावर फैक्टर को इंडिकेट किस में किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉस फाई। और यहाँ पे जहाँ पे फाई आपका क्या है, फेज एंगल। फाई आपका क्या है, फेज एंगल। जहाँ पे फाई आपका क्या है, फेज एंगल। चलिए मैं अब बात करूँ यहाँ पे पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर को अगर डिफाइन करूँ, है ना, डिफाइन करूँ पावर फैक्टर को, तो हाउ इट इज डिफाइन। पावर फैक्टर को बोलते हैं इट इज द कोसाइन एंगल, इट इज कोसाइन एंगल ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ऑफ वोल्टेज एंड current. It is the cosine angle of voltage and current is known as power factor है ना। पावर फैक्टर एक कोसाइन एंगल है, ठीक है। अब यहां से कुछ चीजों को और का देखना है कि अगर ये कोसाइन एंगल है तो यानी कॉस और इसका जो भी एंगल होगा वो किसके बीच के होगा, V और I का। इसका मतलब कॉस फाई होता है। क्या होता है, फाई, जहां फेज एंगल फाई है। अब यहां पे देखिए क्या कहता है, जो भी फेज एंगल है, अब फेज एंगल किसके है, करंट और वोल्टेज के बीच। अब समझिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में कब होता है, आपको रेजिस्टिव सर्किट में। तो रेजिस्टिव सर्किट में दोनों साथ साथ चलता है। इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव होगा तो करंट वोल्टेज में 90 डिग्री का लीड लैग चलेगा। प्योर कैपेसिटिव होगा तो दोनों में 90 डिग्री का लीड लैग चलेगा। ऐसे बढ़ता है आगे, है ना। अब यहां पे चीजें होती है पावर फैक्टर, तो कॉस फाई। अब समझो, तो दोनों रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, दोनों से साथ साथ चलता है। तो जितना हम एनर्जी डिलीवर करते हैं, जितने पावर डिलीवर करते हैं, उतना ही क्या होता है, कंजम्पशन होते हैं। लेकिन जब इंडक्टिव सर्किट मिक्स होने लगता है रेजिस्टिव सर्किट में, तो दोनों के बीच सेपरेशन होता है। कौन सा दोनों, करंट वोल्टेज। अब जितना इंडक्टर का वैल्यू बढ़ता जाएगा किसी सर्किट में, RX मिक्स होता जाएगा, जिसमें R कम हो और इंडक्टर हैवी हो, दोनों के बीच एंगल बढ़ता चला जाता है। क्लियर, यही कहलाता है हमारा फेज एंगल। क्या कहलाता है, फेज एंगल। और उस एंगल को कॉस के साथ लगा दो तो क्या होगा, डाटा कॉस कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, वही है पावर फैक्टर। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ बातों को चर्चा कर रहा हूं। सपोज दैट जब दोनों रेजिस्टिव सर्किट होगा तो दोनों सेम फेज में होगा, तो फेज एंगल कितना, 0। तो उस 0 को कॉस के साथ लगाऊं तो पावर फैक्टर 1, कॉस 0 का मान 1। अब कुछ मैथ्स की बात करता हूं। मैथ्स में कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और मैथ्स में cos 90 डिग्री, यानी मैथ्स में नहीं हर जगह, है ना, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। यानी cos का वैल्यू 0 to 1 वेरी करता है। क्या करता है, 0 to 1। इसका मतलब cos थीटा यानी पावर फैक्टर कहता है हम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 1, और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0, है ना। तो मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो रेजिस्टिव केस में क्या, वेट, ओके, तो मैं यहां से अगर बात करूं यहां पे cos फाई के रिगार्डिंग, तो cos फाई का वैल्यू हमारा cos थीटा का ये वैल्यू होगा cos फाई। यानी आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, cos फाई यानी पावर फैक्टर किसके बीच लाई करता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो ध्यान रहे, 0 और 1 के बीच हमेशा हमारा पावर फैक्टर लाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स है, इस चीज का भी पता होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रेगुलर ये चीजें पूछ लेता है ना, रेगुलर आपसे एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और चीज, पावर फैक्टर का फॉर्मूला कई बार इस टर्म में भी देखने को मिलेगा, cos फाई R/Z। ध्यान रखिए, cos थीटा R/Z, cos फाई R/Z। कहोगे ये सर कहां से आ गया, तो हमने पहले भी डिस्कस कराया था आपको, किस टर्म में, देखिएगा यहाँ पे कि एक RL सर्किट अगर होगा, यानी लोड है, ये RL सर्किट एक कोई लोड है, यानी मोटर है, मोटर में रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टर भी होगा। इस लोड का कोई पावर फैक्टर पूछे तो cos फाई सीधे लोड का पावर फैक्टर क्या होता है, अभी रियल सिग्निफिकेंस येलो कलर शायद नहीं दिख रहा आप लोगों का, तो यहाँ पे जब मैं बताऊंगा तो cos फाई बराबर R/Z होता है। ये फॉर्मूला के टर्म में भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब होता है कि किसी का पावर फैक्टर 1 हो, 0 हो, सर इससे क्या मतलब है,
कोई बच्चे को ये भी दिमाग में आता है, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं एक्चुअली कि क्या मीनिंग होता है। यहाँ तक आप लोग एक बार लिख लेंगे, फिर इसके बारे में समझाएंगे, फिर काफी थॉट्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कई फॉर्मूले होते हैं जो मैं बता दूंगा आपको यहाँ पे, और भी मैं चाहूँ तो बना दूं। यहाँ पे cos फाई का एक और फॉर्मूला होता है, एक्टिव पावर यानी पी एक्टिव या पी एवरेज पावर एक ही होता है बटा एपरेंट्स पावर, बटा एपरेंट्स पावर। ये भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा, एक्टिव पावर बटा एपरेंट्स पावर, ये भी चीजें होती हैं। और नेक्स्ट, और पावर फैक्टर में के बारे में अगर कोई बोले तो अलग अलग इक्वेशन के थ्रू होता है। चलिए मैं अब बता रहा हूं कि सर्किट के अंदर अगर आरएल सर्किट में पावर फैक्टर R/Z होता है या पावर फैक्टर सर 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है, तो इसका क्या मतलब होता है, हम एक सर्किट से आप लोग को समझाते हैं। चलिएगा यहाँ पे समझिएगा पावर फैक्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, समझिएगा। यहां कोई सोर्स है, एक कोई सोर्स है, यहां कोई लोड है, यहां कोई सोर्स है, यहां कोई लोड है। सोर्स होगा ऑब्वियसली एसी, लोड जो यहां पे लिया हूं मैं वो है हमारा रेजिस्टिव लोड, कैसा है, आर लोड। दूसरा कंडीशन और ले लेता हूं मैं यहां पे समझाने के लिए कि क्या एक्चुअल मीनिंग होता है हमारा पावर फैक्टर का। दूसरा कंडीशन ले लेता हूं कि ये एसी का सोर्स है हमारा एसी का, कैसा सोर्स है, एसी का। लेकिन जो दूसरा कंडीशन में लोड है हमारा, ये लोड है वो कैसा है, आरएल लोड है। कैसा लोड है, आरएल, मतलब मोटर लगा लो, आरएल लोड है। अगर किसी का रेजिस्टिव सर्किट है तो पावर फैक्टर क्या होगा, आप इसका जानते हो, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर ही लिख देता हूं। आप कहोगे सर पावर फैक्टर, सीधे छोटे टर्म में लिख दूं, उलझना भी नहीं है। कॉस फाई सर, इसका कॉस फाई रेजिस्टिव लोड में करंट वोल्टेज सेम फेज में होता है, तो क्या होता है इसका मान, पावर फैक्टर 1, पावर फैक्टर 1। तो 1 जिसका पावर फैक्टर होता है उसके लिए सोर्स कहता है कि मैं अगर 10 यूनिट यहां से पावर डिलीवर कर रहा हूं, कितना, 10 यूनिट, तो इस लोड को भी कितना मिलेगा, हमेशा 10 यूनिट, इस लोड को भी कितना मिलेगा, 10 यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये इसका पावर फैक्टर यूनिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसका पावर फैक्टर अगर यूनिटी है, पावर फैक्टर यूनिटी है, तो ये कहता है कि अगर 10 यूनिट पावर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां लोचा है, पावर आगे मैं बताऊंगा तो उसमें चीज सीखना। 10 यूनिटी अगर भेज रहा हूं तो यहां भी 10 मिल जाएगा, इसका मतलब यहां पे पावर फैक्टर यूनिटी होगा, क्योंकि यहां पे पावर जो यूजफुल पावर का फॉर्मूला होता है, एवरेज पावर का होता है VI cos फाई, VI cos फाई, इसका मतलब VI और cos फाई का मान यूनिटी है लोड, तो जितना यहां से वोल्टेज करंट दिया गया वो सेम यहां पर मिल गया, किस लोड पे, रेजिस्टिव लोड पे। तो यहां पे क्या हो गया, VI ही आपको मिल गया, ठीक है। तो एक्टिव जो यहां से डिलीवर किया गया पावर है वो रेजिस्टिव लोड पे पूरा मिल गया, कहीं पावर का लॉस नहीं है। लॉस हालांकि कंडक्टर के अंदर होगा, पर जितना भेजा गया उतना ही यहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम आइडियली केस माने कि यहां से गुजरने वाले तार में कोई लॉस नहीं है, तो जितना हम भेजे उतना ही मिल जाएगा। ये इंडिकेट करता है एक्टिव हमारा यूनिटी पावर फैक्टर। चीजें क्लियर है। सोर्स फिर कहता है कि हम यहां से पावर भेज रहे हैं यूनिट, 10 यूनिट, कितना, 10 यूनिट पावर भेज रहे हैं, कितना, 10 यूनिट। ये कह रहा है कि मैं 10 यूनिट पावर भेज रहा हूं, 10 यूनिट पावर भेज रहा हूं, है ना। और लेकिन लोड अगर आरएल है तो आरएल लोड का आपको पता है यूनिटी पावर फैक्टर कभी नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच होगा, कभी नहीं। वो ग्राफ जो बना रहे थे बार बार 0 और 1 के बीच लाई करेगा। क्लियर चीजें, इसका मतलब इसका पावर फैक्टर तो कभी भी 1 नहीं हो सकता, 1 तो इसका होगा। 0 कब होगा, जब प्योर रेजिस्टिव होगा, प्योर इंडक्टिव होगा। प्योर इंडक्टिव में पावर फैक्टर 0 हो जाता है। तो यहां पे समझिएगा, जब ऐसा केस आएगा तो इसका मतलब इसका मान लो कि कितना हो सकता है, 1/2 हो सकता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है। इसका पावर फैक्टर का मान क्या हो, 1/2। ये क्या कहता है कि अगर हम 10 यूनिट इस टाइप के लोड में, ऐसा लोड जिसमें आरएल सर्किट हो, इस टाइप के उसी सोर्स से अगर लोड में भेजूंगा, तो ये कहता है जो पावर बेचारा इस लोड को मिलता है, पी एवरेज पावर या यूजफुल पावर, इसी को ट्रू पावर बोलते हैं, जो पावर कैलकुलेशन में अभी आगे सिखाऊंगा। ये कहता है VI cos फाई हम होते हैं। तो देखो VI जितना मिला, लेकिन cos फाई का वैल्यू क्या है, हाफ।
cos फाई का वैल्यू क्या है, हाफ। चीजें खत्म हो गई, चीजें कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करना। जब पावर फैक्टर 1 से कम होता है तो सोर्स जितना पावर भेजता है लोड पे उतना कंजम्पशन नहीं होता, सोर्स जितना पावर भेजता है लोड पे उतना कंजम्पशन नहीं होता। लेकिन रेजिस्टिव लोड में सोर्स जितना भेजता है उतना ही लोड पे कंजम्पशन हो जाता। आखिर क्या ऐसा चीज है, इसीलिए हम बोलते हैं जो भी हमारा लोड हो उसकी पावर फैक्टर नियर क्लोज यूनिटी हो। क्या हो, नियर क्लोज यूनिटी हो। अब ये देखो भेजने वाला 10 ही भेज रहा है, इस केस में भी 10 ही भेज रहा है, इस ये कहता है कि हाँ मैं 10 कंज्यूम कर रहा हूं, ये कहता है हम तो 5 ही कंज्यूम कर रहे हैं। इसीलिए बड़े बड़े इंडस्ट्री में 2 एनर्जी मीटर लगे होते हैं। क्या करते हैं, 2 एनर्जी मीटर, पावर फैक्टर मीटर वगैरह लगे होते हैं, क्योंकि नहीं तो कंपनी को तो घाटा ना। ये कह रहा है हम 10 भेज रहे हैं, ये कह रहा है हम 5 ही ले रहे हैं, ये कह रहा है हम 10 भेज रहे हैं, ये कह रहा है हम 5 ही ले रहे हैं, ये कहता है हम 10 की मीटर 10 का बिजली बिल लूंगा, ये कहता है मैं 5 का दूंगा। तो कंफ्यूजन होता है, क्यों, इसी पावर फैक्टर के कारण। इसीलिए इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, ताकि जितना भेज रहा उतना ही यूज हो। अब कोई कहेगा सर रियल बात है, अगर 10 भेजा जा रहा है तो 5 ही यूज कहां हो रहा है, 5 ही यूज हो रहा है, 5 कहां चला गया। तो ये चीजें कहीं न कहीं कनेक्ट होने लगती है एक्टिव पावर। अब यहीं पे बात आती है कि कुछ पावर इसमें चला गया, कुछ रिएक्टिव पावर में चला गया, कुछ हम यानी अपेरेंट पावर का पार्ट बनने लगता है। इस सर्किट में अपेरेंट पावर, रियल पावर, एक्टिव पावर ये सब एक ही होता है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस केस में जैसे ही आपका एवरेज पावर फैक्टर एग्जिस्ट करने लगता है, ऐसे कंडीशन में आपका सोर्स से लोड पर पावर इतना ही रह गया। तो अब कहेगा कि 5 कहां चला गया, यहीं पे टर्म, अब 5 सीधे नहीं बोल सकते, यहां भी वेक्टर सम होता है, 4 3 2 जिस तरीके से टर्म से निकलेगा कहीं ना कहीं रिएक्टिव पावर का जनरेशन उत्पन्न हो जाता है। तो हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी ज्यादा पावर फैक्टर में चीजों को नहीं समझना, पर एक चीज समझ लेना है, पावर फैक्टर अगर एग्जिस्ट करता है, अगर 1 हो सबसे बेस्ट सिस्टम है, उससे कम जैसे इससे होता है तो जितना हम पावर भेजते हैं लोड पे उतना पावर नहीं मिलता, लोड पे पावर घटने लगता है। तो अगर ये पावर फैक्टर 1 हो तो हमारा सिस्टम जितना भेजेगा कोई सोर्स से लोड पर उतना ही कंजम्पशन हो जाएगा। तो पावर फैक्टर अगर 0 हो जाए तो सबसे खराब सिस्टम है। हम भेज रहे हैं 10, यहां यूज हो रहा है 0, हम भेज रहे हैं 10, यहां यूज हो रहा है 0, यानी वो कब होगा, प्योर कैपेसिटर के केस में या प्योर इंडक्टर केस में। वो क्या होता है, जितना एनर्जी स्टोर करता है उतनी फिर सोर्स को भेज देता है, तो बोलता है हम एवरेज पावर 0 खाएं। क्या बोलता है, हम एवरेज पावर 0 खाएं, इसलिए एवरेज पावर उसका क्या होता है, 0। चलिए यहां तक आई होप समझ चुके होंगे, कुछ ना कुछ डाटा आपको माइंड में आ गया होगा। बाकी कंपिटेटिव चीज होता है तो इसमें हम बहुत चीज बताते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। चलिए चीजें क्लियर है यहां पर, है ना, ये सारी चीजें हैं कि लॉजिक आपके दिमाग में बैठाता है। चलिए अब यहां पे कोई कहता है कि पावर फैक्टर, यहां समझिएगा, सॉरी, पावर फैक्टर, तो अगर मान लीजिए वोल्टेज का ग्राफ ये है, करंट इससे लैग जा रहा है, वोल्टेज का ग्राफ ये है, करंट इससे लैग जा रहा है ना, ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो ये तो फेज एंगल है। तो कोई कहेगा पावर फैक्टर बताइए, तो जरूर इसका cos फाई। अगर ये फेज एंगल 45 डिग्री है तो cos 45 डिग्री, इसका जो भी होगा वही डाटा होगा। आपसे कई बार पूछता है कि क्या पावर फैक्टर यूनिटलेस होता है, जी बिल्कुल, क्योंकि cos थीटा, cos 10 डिग्री, cos 10 डिग्री, 20 डिग्री, cos 50 डिग्री, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा 0 और 1 के बीच में, तो यूनिटलेस होता है। क्या होता है, यूनिटलेस। आई होप विजिबल है ना चीजें, ओके विजिबल है, ठीक है ना, विजिबल होना चाहिए चीजें। चलिए तो ये चीजें आपको पता चलिए कि पावर फैक्टर एक्चुअली होता क्या है। फेज एंगल जो भी है उसको साथ कॉस लगा दीजिए तो आपका पावर फैक्टर। अब समझिए अगर यही सेम फेज में, यही इसी फेज से शुरू होता, यानी यही जो करंट का ग्राफ होता, ये वोल्टेज के साथ प्रोफाइल सेम होता, तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में, पावर फैक्टर यूनिटी, पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी। लेकिन जैसे जैसे गैप बनेगा पावर फैक्टर का मान घटता जाएगा। अब cos 45 का वैल्यू क्या होगा, आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए। cos 45 उतना ही होता है जो sin 45 होता है, cos 45 उतना ही होता है जो sin 45 होता है। तो cos 45 का मान कितना होता है ना, जीरो, आपको 0 1 2 ऐसे करते हैं तो 1/√2। कौन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। चलिए तो ये चीजें ध्यान रखिए, 1/√2 का मान कितना होगा, 0.7। अब समझिएगा, इसका मतलब अगर कोई 10 भेज रहा है तो उस लोड पे कितना यूज होगा, 7। अगर कोई 10 भेज रहा है तो उसका लोड पे यूज कितना होगा, 7, क्योंकि ये किसका पावर फैक्टर बता रहा है, कोई आरएल सर्किट का, कोई आरएल सर्किट, ये कोई लोड रहा होगा, अगर उसका कोई बोल दे cos फाई कितना है,
1/√2 1/√2। इसका मतलब इसमें अगर कोई 10 यूनिट एनर्जी भेज रहा है तो 10 यूनिट पावर भेज रहा है तो यहाँ पे कितना यूनिट यूज हो रहा है 7। कितना यूज हो रहा है 7। अब बाकी 3 कहां चला गया, या क्या इस तरीके के फॉर्मूले होते हैं, क्या हम यूज करते हैं, उसकी चर्चा हम पावर में आगे करेंगे। लेकिन यहां तक आई होप आपको क्लियर होना चाहिए कि पावर फैक्टर क्या होता है। जहां भी फेज एंगल क्रिएट होता है वहीं पावर फैक्टर एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखिए। अब पावर फैक्टर होता कहां, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर का कोई मतलब नहीं है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है। बचा इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर या फिर दोनों जिस भी सर्किट में प्रेजेंट होगा पावर फैक्टर श्योर होगा। क्लियर है चीजें, पावर फैक्टर एग्जिस्ट करने लगेगा। हां, अगर रिजोनेंस का कंडीशन आएगा तो पावर फैक्टर फिर यूनिटी हो जाएगा, क्योंकि दोनों काउंटर हो जाते हैं। तो आई होप यहां तक पावर फैक्टर का मतलब आपने बढ़िया से समझ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। इस पे बेस्ड हम पावर फैक्टर और फेजर पे बेस्ड भी हम कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा देंगे, जिससे चीजें एकदम भी क्लियर हो जाए। चीजें क्लियर है? चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूं, आगे क्लास को फिर कंटिन्यू करेंगे। गुड लक।